अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 अनाउंस हो चुकी है, उसी के साथ साथ यह भी बता दिया गया कि कौन स्ट्राइकर तो कौन नॉन स्ट्राइकर, कौन फास्टर तो कौन स्पिनर, कौन ऑलराउंडर तो कौन बैट्समैन, कौन कैप्टन तो कौन वाइस कैप्टन, कौन विकेट कीपर, इन सब का अनाउंसमेंट हो चुका है। आखिर वो कौन 11 दिग्गज खूंखार प्लेयर होंगे जो आपको एट द एंड मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि अभी तक तो हमने काफी कुछ सुन लिया कि इन प्लेयर की एंट्री होगी तो ये प्लेयर बाहर जाएंगे, स्क्वाड क्या होगा, लेकिन 11 लोग वो कौन होंगे, बस आप ये बता दीजिए। आइए जानते हैं, एक एक करके एक एक प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर इनको क्यों लिया गया, तो क्यों नहीं लिया जा सकता था, और अगर लिया गया है तो क्यों लिया गया, कौन से प्लेयर बाहर हुए वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो समय 19 अगस्त था, जिस 19 अगस्त के दोपहर के टाइम 1 से 2 बजे के बीच आपको पता होगा कि आपके कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और भी बीसीसीआई के अन्य लोग थे जो कि यहाँ पर टीम को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। इन सब के पास पूरा का पूरा डाटा होता है, पूरी की पूरी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर प्लेयर्स के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी होती है। आखिर किस मैदान पर मैच होगा तो उस हिसाब से प्लेयर को डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर स्पिनर गेंदबाजी के लिए मैदान है, उस पर अगर आप फास्टर को कराओगे तो पक्का फास्टर ठुकवा जाएगा, लेकिन स्पिनर वाला विकेट ले लेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैदान जैसा होता है वैसी टीम इंडिया बनाई जाती है। वैसे सभी दुनिया की जितने भी टीम होते हैं वैसे ही बनाए जाते हैं। अब ये सारे के सारे मैचेस जो भी हैं वो सारे यूएई के अंदर होने वाले हैं, क्योंकि ये जो एशिया कप है इसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका को मिली है। तो भारत ने कहा कि अगर मैं भारत में मैच ही कराता हूँ तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, और पाकिस्तान के अगर प्लेयर आते हैं तो भारत की सरजमी गंदी हो सकती है। और इसी वजह से भारत ने कहा कि चलो भाई सारे के सारे मैचेस यूएई के अंदर खेले जाएंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूएई के अंदर 2 स्टेडियम है, एक दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम तो दूसरा अबू धाबी वाला। इसी 2 स्टेडियम के अंदर पूरे के पूरे मैचेस होंगे। अब ये जो स्टेडियम है यहाँ की फ्लैटेड पिच है, जिसकी वजह से स्पिनर और जो मीडियम पेस के गेंदबाजर होते हैं वो सब ज़्यादा विकेट लेते हैं, और इसी वजह से ऐसे टीम इंडिया की टीम बनाई गई है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि भाई कब से होगा, कहाँ होगा, ये पता चल जाए तो भाई सोने पर सुहागा हो जाए, तो देखो 9 सितंबर से होगा 28 सितंबर तक पूरा का पूरा एशिया कप। 10 सितंबर को भारत का पहला मैच होगा, 14 सितंबर को दूसरा मैच होगा, 19 सितंबर को तीसरा मैच होगा, 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ है, पगला पाकिस्तान के साथ है। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो एशिया कप के अंदर टोटल 8 टीमें हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, और इधर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग। अब यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर ये 4 टीमें हैं, ग्रुप बी के अंदर ये 4 टीमें हैं। ये 4 टीमें आपस में भिड़ेंगी, ये 4 टीमें आपस में भिड़ेंगी, उसके बाद कुछ टीमें अंदर तो कुछ टीमें बाहर, सेमीफाइनल होगा फिर फाइनल होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन सा टीम इंडिया, कैसा प्लेइंग 11 बनाया जा सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ये टीम सेलेक्ट हो रही थी तो पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि भाई स्ट्राइक पर आपके अभिषेक शर्मा उतरेंगे, तो नॉन स्ट्राइक पर आपके वाइस कप्तान शुभमन गिल उतरेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि शुभमन गिल क्या पता एशिया कप 2025 के अंदर ना खेले, क्योंकि उन्होंने आईपीएल के बाद इंडिया बनाम इंग्लैंड का टेस्ट मैच खेला, 5 के 5 टेस्ट मैच खेले, एज अ कैप्टन होकर दुनिया में सबसे ज़्यादा रन भी बनाए, 750 प्लस बनाए थे, जिसकी वजह से एक सीरीज़ के अंदर अभी तक इतना रन कोई नहीं बना पाया, टीम इंडिया में भी नहीं, वर्ल्ड के भी अंदर एज अ कैप्टन होकर बहुत कम ही लोग बनाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई अगर उतना मैच खेलने के बाद एशिया कप खिलाया जाए, क्या ठीक है? तो हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपके शुभमन गिल को भी 1 महीने से ज़्यादा रेस्ट मिला गया है। अब क्या यार, साल भर का रेस्ट थोड़ी ना होगा, 1 महीने का रेस्ट बहुत होता है। अब एशिया कप के लिए ये लोग प्रैक्टिस करना चालू कर दिए हैं, और इसके बाद इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज़ का मैच होगा, वो 2 अक्टूबर से होगा। 28 सितंबर को आपका एशिया कप खत्म होगा, 4 दिन बाद वेस्ट इंडीज़ का मैच होगा टेस्ट के रूप में। चलो वो बात छोड़ते हैं, लेकिन एशिया कप की अगर बात करें तो एशिया कप में आपकी प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले आपके वाइस कप्तान कोई नहीं, शुभमन गिल साहब आते हैं, और आपके अभिषेक शर्मा, या तो आपके अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक पर भेज दिया जाएगा या तो शुभमन गिल को, दोनों में से किसी एक को भेज दिया जाएगा। देखो शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नॉन स्ट्राइक पर उतारा जाएगा, क्योंकि जब आपके रोहित शर्मा खेला करते थे तो वो स्ट्राइक पर उतरा करते थे, और आपके शुभमन गिल जब से खेलेंगे तब क्या पता वापस से नॉन स्ट्राइक पर ही उतरे। उसके बाद कोई और नहीं, तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर आएंगे, फिर आपके कैप्टन साहब सूर्य कुमार यादव आएंगे। अब तिलक वर्मा वो खिलाड़ी हैं जिस खिलाड़ी ने भाई 2 मुकाबलों के अंदर लगातार शतक मारे हैं।
T20 के अंदर ये कारनामा करने के लिए अभी बहुत कम ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस धरती पर जन्म लिए हैं, लेकिन आपके तिलक वर्मा ने वो कारनामा करके दिखाया है। बैक टू बैक, यानी कि एक T20 में शतक मारे, फिर उसके अगले T20 में वापस इस बंदे ने शतक मारा है। ये बंदा ऐसा खिलाड़ी है, और अगर वही रूप यहाँ धारण कर लिया तो जान जाओ 2 मैचेस तो जीतना तय है। इसके बाद आपके सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं, जो कि कप्तान साहब हैं। अगर कप्तान साहब का कुछ इतिहास बता दो तो इनका यार 2500 रन से ज़्यादा हो चुका है T20 के अंदर। ये 3000 रन के बहुत करीब हैं, बस 400 350 इस तरीके से रन मारने हैं। इनका स्ट्राइक रेट अभी 160 प्लस है। अगर ये 3000 रन पूरा कर लेते हैं और 150 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहता है, तो अब जान जाओ दुनिया के एक ऐसे प्लेयर बन जाएंगे जो इतने तेज रन मारे हों और इतना तेज स्ट्राइक रेट किसी प्लेयर का हो। क्योंकि 3000 रन पूरा करने के लिए लोगों का इतना स्ट्राइक रेट रहता ही नहीं है, इतनी कंसिस्टेंसी किसी की रहती नहीं है जितनी आपके सूर्य कुमार यादव की है। इसके बाद अगर देख लिया जाए 5वें नंबर पर कौन आएगा, तो कोई और नहीं बल्कि इस बार शिवम दुबे के एक बार मौका सोच रही है टीम इंडिया को देकर देख लें। और इसके बाद हार्दिक पांड्या साहब, भाई स्वैग के भी बादशाह, इनको तो मौका मिलेगा। अगर मैं आपको बता दूं, इन्होंने T20 फॉर्मेट के अंदर अभी तक 100 मुकाबले से भी ज़्यादा खेल रखे हैं और 90 से ज़्यादा इन्होंने विकेट लेकर रखा है और 1800 से ज़्यादा रन भी मार रखा है। तो आप सोच सकते हो कि एक ऐसा बंदा है जो अगर पा जाए कुछ गेंदें तो अर्धशतक आराम से ठोक सकता है, और अगर बॉलिंग करने को पा जाए तो भाई T20 वर्ल्ड कप जिता सकता है। तो एशिया कप किस खेत की मूली है। इसके बाद अगर देखा जाए कौन आता है, कोई और नहीं बल्कि जितेश शर्मा को मौका देने का सोच रहे हैं टीम इंडिया। देखो, जितेश शर्मा आपके RCB के अंदर विकेट कीपिंग किया करते थे, लेकिन इस बार टीम इंडिया के अंदर करने की ये सोच रहे हैं। लेकिन अभी टीम इंडिया में देखोगे भाई आपके संजू सैमसन हैं, तो संजू सैमसन और जितेश शर्मा में अभी काफ़ी बड़ी होड़ लगी है कि आखिरकार किसको विकेट कीपिंग करने के लिए दिया जाएगा। आप बताइएगा किसे दिया जा सकता है, लेकिन अभी तो जितेश शर्मा का ही न्यूज़ आ रहा है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई अक्षय पटेल, जो पहले वाइस कप्तान टीम इंडिया के हुआ करते थे T20 में, लेकिन इस बार उनसे वो पदवी छीन ली गई है, शुभमन गिल को दे दी गई है। लेकिन ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है कि भाई इसको चाहे बॉलिंग दे दो, चाहे बैटिंग दे दो, चाहे फील्डिंग दे दो, सब में ऐसा अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा जैसा कोई दिखा नहीं सकता। मतलब अगर बैटिंग दोगे तो अर्धशतक नॉर्मली ठोक देगा, अगर बॉलिंग दोगे तो 2-4 विकेट आराम से निकाल लेगा, फील्डिंग के अंदर ऐसा थ्रो मार देगा जहां भगवान ने भी ना सोचा हो कि भाई ऐसे थ्रो पर कोई आउट कर सकता है, ऐसे ऐसे ये बंदा आउट कर देता है। तो इस वजह से इस बंदे पर कभी भी शक नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, तलवार की धार पर कभी शक नहीं किया जा सकता, वैसे अक्षय पटेल की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग पर कभी शक नहीं किया जाता। फिर अगर आगे प्लेयर की बात करें कि आगे कौन कौन से और प्लेयर आते हैं, तो द लॉर्ड भाई जसप्रीत बुमराह साहब, इन पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकते। असल में इन्होंने भी लगभग 90 के करीब विकेट ले चुके हैं T20 के अंदर। मतलब 90 अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ विकेट बाकी हैं और कुछ विकेट ले लेंगे तो इनका 90 प्लस विकेट हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपके अर्शदीप सिंह आते हैं। अर्शदीप सिंह की अगर मैं आपको कहानी बता दूं तो ये टीम इंडिया का इकलौता एकमात्र ऐसा प्लेयर है जिसने अभी तक T20 के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। असल में इस बंदे ने केवल 60 से 70 मैच के मुकाबले खेले हैं अभी तक T20 के अंदर, और उसमें 99 विकेट ले लिए। अगर एक विकेट इस बंदे ने ले लिया ना तो 100 विकेट हो जाएंगे। लोग रन में शतक मारते हैं, ये बंदा विकेट में शतक मार देगा, और वो भी केवल एक फॉर्मेट की बात हो रही है। जी हाँ, केवल एक फॉर्मेट, वो भी T20 के अंदर। अभी ODI के अंदर ये इतने मैच नहीं खेला है, टेस्ट के अंदर डेब्यू तक नहीं हुआ है, और T20 के अंदर मौका मिला तो 99 विकेट ले लिए, जहां एक विकेट हुआ तो 100 विकेट हो जाएगा। यानी कि इस बंदे ने जसप्रीत बुमराह को भी पीछे कर रखा है। और मैं आपको बता दूं, जसप्रीत बुमराह ने आपके अर्शदीप सिंह से ज़्यादा मैचेस खेले हैं, लेकिन तब भी कम विकेट लिए अर्शदीप सिंह से। अब बात करें अगर वरुण चक्रवर्ती की, तो वरुण चक्रवर्ती देखो अभी टीम इंडिया के अंदर नए नवेले दुल्हा हैं। अगर इनके बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, लेकिन अगर विकेट की बात कर ली जाए तो हर मैच में 2 से 3 विकेट तो आराम से लिया है बंदे ने। और दुबई की पिच पर अगर इस बंदे को उतार दिया जाए तो एकदम खूंखार हो जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी जिता कर रख दिया तो एशिया कप किस खेत की मूली है। बाकी यही है आपकी प्लेइंग 11। अब आप बताइएगा कि इस प्लेइंग 11 के साथ क्या टीम इंडिया जीत सकती है कि नहीं, या टीम इंडिया में किसी की कमी खल रही हो तो बताइएगा जरूर। देखते हैं कि आपकी जो कमी है वो BCCI सुनती है कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए कि पूरा का पूरा स्क्वाड क्या है, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।